हमारे लिए बाहर के हालात जानना बहुत जरूरी था। संपत की गुमशुदगी ने दुर्योधन को चौंका दिया होगा। अब ये पता नहीं संपत के कत्ल का इंकशाफ हो चुका था या नहीं, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता था कि इस गुमशुदगी में भी दुर्योधन को मेरा ही हाथ नजर आया होगा। गुज़श्ता रात संपत ने जो कुछ बताया था उससे मैं अंदाजा लगा सकता था कि दहशतगर्दी के कैंप की तबाही से हुकूमत की पूरी मशीनरी हिलकर रह गई होगी। दिल्ली से इंटेलिजेंस रॉ और हुकूमत के आला तरीन अफसरान और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की आमद इस बात का सबूत थी कि कैंप तबाह करके मैंने उन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। कैंप की तबाही के अलावा रॉ की एक डिप्टी डायरेक्टर अलका अग्निहोत्री भी मेरे हाथों मारी गई थी और मंदिर को भी जलाकर राख कर दिया गया था। मंदिर की तबाही भी मेरे खाते में डाल दी गई होगी। ये सदियों पुराना मंदिर था। मुख्तलिफ अदवार में 3 मरतबा पहले भी इसे नजर आतिश किया जा चुका था और हर मरतबा इसकी तामीर नौ और वुस्सत में इजाफा होता रहा था। और अब तो वो आग इस कदर खौफनाक थी कि शायद उसकी दीवारों के पत्थर भी पिघल गए होंगे। नागराज ने आला हुकाम को जो रिपोर्ट दी होगी वो भी यकीनन मेरे खिलाफ होगी। मुझे तमाम वाकयात का जिम्मेदार करार देकर सारे इल्जामात मेरे सर पर थोप दिए गए होंगे। गुज़श्ता रात संपत ने बताया था कि नागराज दहशतगर्दी के एक और मंसूबे पर काम कर रहा है। वो खौफनाक जहर जो इंजेक्शन के जरिए किसी जानदार के खून में शामिल कर दिया जाए तो उसके जिस्म को बिजली से ज्यादा खौफनाक झटके लगते हैं। कम से कम 10-15 मिनट शदीद तरीन अजियत के बाद वो खत्म हो जाता है और इसका मुजाहिरा तो मैं देख भी चुका था। ये तो नागराज ने भी बताया था कि वो ये जहर तैयार कर रहा है जिसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंजेक्शन अभी तजुर्बाती मरहले में था। इसका तोड़ दरियाफ्त करना अभी बाकी था और उस रात वो मुझ पर उस जहर का तजुर्बा करना चाहता था, लेकिन उसका एक आदमी रवि पंडित मेरे हाथों इस तजुर्बे का शिकार हो गया। पहले मैंने सोचा था कि हालात जैसे ही मामूल पर आएंगे मैं माउंट अबू से निकल जाऊंगा, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया था। अगर ये जहर पाकिस्तान पहुंच गया तो तबाही फैल जाएगी। ये तखरीबकारी और दहशतगर्दी का एक नया तरीका होगा। इसके लिए न गोलियां चलानी पड़ेंगी न बम्बों के धमाके करने पड़ेंगे। इस जहर के इंजेक्शनों के जरिए मौत बेगुनाहों को अपनी लपेट में लेती रहेगी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब नागराज जैसे सांप का सर कुचल कर ही यहाँ से जाऊंगा और ये काम मुझे जल्द अज जल्द करना था ताकि वो ज्यादा मिकदार में जहर की तैयारी पर काम शुरू न कर सके। उस रोज शाम से जरा पहले राधा ने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। कल संपत को उसी पर शुबा हो गया था और राधा ने ये अक्लमंदी की थी कि उसे चकमा देकर अपने साथ ले आई थी। जरूरी नहीं था कि आज भी कोई ऐसा इत्तेफाक हो और वो बचकर आ जाए, इसलिए मैंने भी उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। पलंग के नीचे रखा हुआ राधा का ट्रंक उम्र अय्यार की जंबील साबित हुआ। उसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी। 3 अदद मर्दाना जोड़े रखे हुए थे। एक जोड़ा तो खालिस राजस्थानी था, मैंने वही जोड़ा पहन लिया। मेरे सर पर पगड़ी राधा ने बांधी। सिंदूरी रंग की पगड़ी को बल देकर लपेटा गया। मैंने जब आईने में अपना जायजा लिया तो मुस्कुराए बगैर न रह सका। मखसूस राजस्थानी लिबास, मखसूस अंदाज में बंधी हुई पगड़ी, अपने इस हुलिये में मैं मुकम्मल तौर पर राजपूत जंगजू लग रहा था। राधा भी मुझे देखकर मुस्कुराई। उसने अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए मेरे माथे पर भी सिंदूर का टीका लगा दिया, फिर मेरी आंखों में सुरमा लगाया। मैं आईने में देखकर एक बार फिर मुस्कुरा दिया। राधा ने भी राजस्थान का देहाती लिबास पहना था। उसने बड़े भौंडे मेकअप से अपना चेहरा बिगाड़ लिया था और ऐसा उसने जानबूझकर किया था क्योंकि इस तरह उसका चेहरा बड़ी हद तक तब्दील हो गया था। शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही हम कॉटेज से निकले थे और तवील चक्कर काटते हुए शहर के मरकजी इलाके में पहुंच गए। कैंप में बम धमाकों और मंदिर में आतिशज़दगी के बाद 4 दिन गुजर चुके थे, मगर शहर में अब भी खौफ और हरास की सी कैफियत थी। हर शख्स सहमा हुआ दिखाई दे रहा था। इस वाक़े के बाद दूसरे करीबी शहरों से भी पुलिस की नफरी तलब कर ली गई थी। मुश्तबा अफराद को रोककर पूछताछ की जा रही थी। इन पुलिस वालों के अलावा नागराज और दुर्योधन के आदमी भी शहर में फैले हुए थे। सालार रोड पर खासी रौनक थी। ये वो इलाका था जहां हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और गैर ममालिक से आए हुए सयाहों की भीड़ रहती थी। यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स की 20 दुकानें थीं। उस इलाके में सयाहों की दिलचस्पी उन्हीं दुकानों की वजह से थी। हम दोनों इस तरह घूम रहे थे जैसे अभी अभी किसी देहात से आए हों और यहाँ की हर चीज हमारे लिए अनोखी और अजीब हो। हमने मार्बल की मसनूआत की एक दुकान से हनुमान की एक छोटी सी मूर्ति भी खरीद ली जिसे राधा सीने से लगाए हुए थी। 9 बजे के करीब हम राजेंद्र मार्ग की तरफ निकल आए। उसी तरफ दुर्योधन का मरीना क्लब भी था। इस इलाके में भी रौनक थी, लेकिन पुलिस की सरगर्मियां भी जारी थीं। बाजारों में घूमते फिरते हमने बहुत सी बातें मालूम कर ली थीं। चीफ मिनिस्टर वापस जयपुर जा चुका था, लेकिन 2-3 आला अफसरान यहाँ मौजूद थे। कैंप की तबाही की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई थी जिसने एक डिलक्स होटल में कैंप लगाकर काम शुरू कर दिया था।
शहर में भी ये ऐलान कर दिया गया था कि जिस शख्स को इस सिलसिले में कुछ मालूमात हो वो बिला खौफ व खतर वहां आकर बयान कर दे। एक जगह 2 पुलिस वालों ने हमें भी रोक लिया। वो मुझसे उल्टे सीधे सवाल करने लगे, मगर राधा ने बड़ी खूबसूरती से सूरत हाल को संभाल लिया। वो कांस्टेबल को घूरते हुए बोली, ए हवलदार, हमार मर्द से क्या बात करत हो? ये तो पहली बार गांव से बाहर निकलत है, हमसे पूछो, हम तुम्हारी बातन का जवाब देवन है। कांस्टेबल ने पूछा, कहां से आए हो तुम लोगन और कहां रहत रहे हो? उसके लहजे में हल्की सी झुंझलाहट थी। राजा ने कहा, हमार नथ द्वारा ओरा से आहन हूं जी। और क्या पूछत हो? हम तुम्हें चोर लगत हैं, डाकू लगत हैं? कांस्टेबल बोला, ए जोबन संभाल वरना। राधा मजीद फैल गई, बोली, मैं तो अपना जोबन संभाल रहत हूँ, तू अपनी जोबान संभाल। मैं दिल ही दिल में घबरा रहा था कि राधा को शायद पुलिस वालों का तजुर्बा नहीं, कहीं हमें लेने के देने ही न पड़ जाएं। इस दौरान 2-3 आदमी भी जमा हो गए थे। दूसरे पुलिस वाले ने राधा को बाजू से पकड़ा तो राधा ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया। उसकी तरफ देखते हुए बिल्ली की तरह गुर्राई, हमार शरीर को अपना गंदा हाथ मत लगाइयो, खून की नदियां बह जावेंगी। पहले पुलिस वाले ने झुंझलाकर कहा, हमार पीछा छोड़न का क्या लवोगी? राधा बोली, हम चलती हूँ, पर अपने साथी को संभालियो, किसी नारी का हाथ यूं न पकड़े। जयराम जी की। पुलिस वाले ने गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथ जोड़े, बोला, जयराम जी की। चंद कदम चलने के बाद राधा ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, इस वक्त तो तुम्हारी फड्डेबाजी काम आ गई, लेकिन हर जगह यह हरबा काम नहीं करेगा। और फिर मैं वहां खड़ा अपने आप को चुगद ही महसूस कर रहा था। क्या ये अजीब सूरत हाल नहीं थी कि मर्द तो खामोश खड़ा था और औरत लड़ने मरने को तैयार थी। राधा ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरत को आगे बढ़ना पड़ता है। बहरहाल अब क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, मैं नागराज का ठिकाना मालूम करना चाहता हूँ। अब उससे 2-2 हाथ करना बहुत जरूरी हो गया है, उस पर चोट लगाने का ये बेहतरीन मौका है। राधा ने कहा, इस वक्त नागराज बहुत भिन्न आया हुआ है, उस तक पहुंचने की कोशिश करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कोशिश कर देखने में कोई हर्ज नहीं। राधा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त दुर्योधन से बेहतर और कोई आदमी नहीं हो सकता, वही हमें नागराज तक ले जा सकता है। मैं बड़बड़ाया, दुर्योधन, वो इस वक्त अपने क्लब में होगा, लेकिन इस हुलिया में हमें कोई अंदर दाखिल होने नहीं देगा। खैर, उस रेस्टोरेंट में बैठकर एक कप चाय पीते हैं, शायद कोई बात समझ में आ जाए। मैंने एक तरफ इशारा किया। इत्तेफाक से ये वही रेस्टोरेंट था जहां रत्ना नामी वेट्रेस से मेरी मुलाकात हुई थी और मैं उसे रवि पंडित के होटल ले गया था। और फिर वहां नागराज को आते देखकर मेरा प्रोग्राम बदल गया था। रवि पंडित के दफ्तर में नागराज की पिटाई करने और रवि पंडित को मौत के घाट उतारने के बाद तो मैं अकबी रास्ते से फरार हो गया था और रत्ना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि उसका क्या हुआ था। होटल के दरवाजे पर नागराज के आदमियों ने उसे मेरे साथ देखा था। होटल के अंदर भी उसे मेरे साथ देखा गया होगा। मेरा ख्याल था कि मेरे फरार होने के बाद उसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया गया होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही मैंने रत्ना को देख लिया, जो एक मेज पर कॉफी सर्व कर रही थी। उस मेज पर एक अधेड़ उम्र मर्द और एक जवान लड़की बैठी हुई थी। इत्तेफाक से सिर्फ उस मेज पर 2 कुर्सियां खाली थीं और कहीं भी कोई सीट खाली नहीं थी। राधा ने इधर उधर देखा और फिर बड़ी बेतकल्लुफी से उस आदमी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं भी लड़की के सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उस आदमी ने बड़ी खूंखार नजरों से हमारी तरफ देखा। रत्ना भी हमें बैठते देख कर वहीं रुक गई। वो सवालिया निगाहों से पहले राधा और फिर मेरी तरफ देखने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। राधा ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए कॉफी के कपों की तरफ इशारा किया, बोली, हमारे लिए भी ये लाओ जी, पर मीठा जाती डालियो। रत्ना मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। अधेड़ उम्र शख्स और लड़की ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और अपने अपने कप उठाकर खामोशी से पीने लगे। वो यकीनन कोई शिकारी लड़की थी जिसने बुढ़े को फांसा होगा और बुढ़ा पेचोताप खा रहा था। हमारी वजह से शायद उनका प्रोग्राम गारत हो गया था। रत्ना हमारे लिए कॉफी लेकर आई तो इस दौरान वो दोनों कॉफी खत्म कर चुके थे। लड़की ने बुढ़े को इशारा किया और वो दोनों उठ गए। राधा ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। बाजारों में घूमते फिरते हमने कुछ शॉपिंग भी की थी। दोनों थैले राधा ने अपनी गोद में रखे हुए थे। उन दोनों के उठते ही उसने थैले एक कुर्सी पर रखे और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए हम सरगोशियों में बातें करने लगे। रत्ना इसी दौरान 3-4 मरतबा हमारे करीब से गुजरी थी। खाली कप उठाते हुए भी उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो मुझे पहचान न सकी। मैंने राधा को रत्ना के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैंने रत्ना के बारे में फौरन ही फैसला कर लिया था। जरूरी नहीं था कि राधा का कॉटेज मेरे लिए हमेशा महफूज रहे। मुझे इमरजेंसी के लिए कोई न कोई महफूज ठिकाना रखना था और मेरा ख्याल था कि इस मकसद के लिए किसी भी वक्त रत्ना को इस्तेमाल कर सकता हूँ। कॉफी पीते हुए हमने प्रोग्राम फाइनल किया। राधा का ख्याल था कि दुर्योधन से बराह रास्त राब्ता करना चाहिए। उसने जो मंसूबा बनाया था वो वाकई काबिल अमल था और मैं उससे पूरी तरह मुत्तफिक था।
रेस्टोरेंट से निकलकर हम एक तरफ चलते रहे। हमेशा की तरह मैंने उस वक्त भी इस बात का ख्याल रखा था कि हमारा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा, लेकिन कोई मुश्तबा आदमी नजर नहीं आया। मरीना क्लब से तकरीबन 1 फरलांग दूर हम रुक गए। अपने उस मंसूबे का एक बार फिर जायजा लिया और राधा अपने मिशन पर रवाना हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और फिर तारीकी में एक दरख्त के पीछे खड़ा हो गया। मैं जानता था कि हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। दुर्योधन को अगरचे ये पता नहीं चल सका होगा कि संपत हमारे हाथों मारा जा चुका है, लेकिन अलका अग्निहोत्री के कत्ल के सिलसिले में तो उसे हम दोनों की तलाश थी। इसमें शुबा नहीं कि अलका और दुर्योधन नागराज से किसी किस्म का इंतकाम लेना चाहते थे, लेकिन कैंप की तबाही पर उन सभी को गुस्सा था। मैं किसी भी वक्त हाथ लग जाऊं तो मुझे किसी सूरत भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरह दुर्योधन से बराह रास्त राब्ता करना अगरचे निहायत खतरनाक था, मगर इसके सिवा हमारे लिए कोई चारा भी नहीं था। मुझे वहां खड़े हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। मैं बार बार उस रास्ते को देख रहा था जिस तरफ राधा गई थी। उस सड़क पर बहुत कम लोगों की आमदोरफ्त थी, लेकिन राधा नजर नहीं आई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। दुर्योधन को राधा पर कोई शुबा तो नहीं हो गया था, और ऐसा तो नहीं कि राधा को गिरफ्त में लेने के बाद वो मुझे फांसने के लिए कोई नया जाल तैयार कर रहे हों। 1 घंटा गुजर गया, अभी तक राधा की वापसी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने एहतियातन वो जगह तब्दील कर ली और सड़क पार करके एक चबूतरे के पीछे खड़ा हो गया। उस चबूतरे पर शायद किसी जमाने में कोई मूर्ति नस्ब थी, लेकिन अब तो चबूतरा भी टूट फूट गया था। उस चबूतरे के साथ ही दरख्तों में एक तंग सा रास्ता था जो पीछे एक पार्क तक चला गया था, और पार्क उस वक्त वीरान पड़ा था। 10 मिनट और गुजर गए और फिर एक गाड़ी उस तरफ आती हुई दिखाई दी। हेडलाइट्स की रोशनी में सामने दूर तक का इलाका रोशन हो गया था। गाड़ी ठीक उस जगह पर आकर रुक गई जहां चंद मिनट पहले तक मैं मौजूद था। गाड़ी के हेडलैंप्स बुझ गए थे, तहम अंदर की बत्ती जल रही थी। स्टीयरिंग के सामने दुर्योधन था, उसके साथ वाली सीट पर राधा और पिछली सीट पर एक और आदमी बैठा हुआ था। गाड़ी के अंदर की बत्ती जानबूझकर जलती छोड़ी गई थी ताकि मैं उन्हें देख सकूं। शायद उनका ख्याल था कि मैं उन्हें देखते ही अपनी कमीनगाह से बाहर आ जाऊंगा। तभी राधा की आवाज सुनाई दी, रामा, रामा कहाँ हो तुम? वो उसी तरफ मुंह करके मुझे आवाज दे रही थी जहां मुझे छोड़कर गई थी। मैंने अपनी जगह से हरकत न की। मैं मोहतात अंदाज में इधर उधर देखता रहा। मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था कि मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली जा रही। राधा कार से उतर आई और इधर उधर देखते हुए फिर रामा का नाम पुकारने लगी। उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। उसके लहजे से मैंने अंदाजा लगाया था कि वो किसी दबाव में नहीं। मैंने चंद सेकंड और इंतजार किया और फिर चबूतरे के पीछे से निकलकर सामने आ गया। राधा का रुख दूसरी तरफ था, वो मुझे न देख सकी। मैंने उसे आवाज दी, ये रहा मैं राधा देवी। राधा एकदम घूम गई, बोली, ओह मैं तो डर गई थी, मैं तो समझी कि तुम डर कर भाग गए हो। मैंने ऊंची आवाज में कहा, कैसे भागत सकत हूँ राधा देवी, इतनी ऊंची आवाज में ताकि दुर्योधन भी सुन ले। मेरी लुगाई उस राक्षस के कब्जे में है और मैं कैसे भागत सकत हूँ। तुम उसे बचा लोगी ना? हमारा मतबल है हमारी लुगाई को उस राक्षस से। राधा बोली, हाँ हाँ हम तुम्हारी लगाई को बचा लेंगे, बैठो गाड़ी में। उसने पिछली तरफ इशारा किया और कार का दरवाजा खोल दिया। पहले से बैठा हुआ आदमी पीछे सरक गया। उसके हाथ में कैराकॉफ थी। मैं उसके साथ बैठा तो कैराकॉफ की नाल मेरे कंधे को छूने लगी। मैंने हाथ से राइफल पीछे हटाते हुए कहा, इस बंदूकरी को पीछे को हटा दे भाया, कहीं हमारा अंतिम न कर दे। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा और राइफल दूसरी तरफ करके उसकी नाल खिड़की से बाहर निकाल दी। मैंने उसका चेहरा देख लिया था। वो दुर्योधन का गार्ड था। बड़ी ही खौफनाक शक्ल थी उसकी। उस रात आश्रम में दुर्योधन से मेरी मुलाकात 2 घंटों तक जारी रही थी। ताहम उस वक्त वो मुझे पहचान नहीं सका था, मगर मुझे अंदेशा था कि कहीं मेरी आवाज न पहचान ले, इसलिए मैं बिगड़े हुए लहजे में बात कर रहा था। मैंने आगे झुककर दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मोटर जरी तेज चलाइयो साहब जी, कहीं वो राक्षस मेरी लुगाई की इज्जत लूट कर उसकी हत्या न कर दे। दुर्योधन ने कंधे से मेरा हाथ हटाते हुए कहा, राधा ने मुझे बताया था कि वो 3 दिन से तुम्हारे कॉटेज में है। तुमने पहले पुलिस को उसके बारे में इत्तला क्यों नहीं दी? मैंने कहा, उसने मेरी लुगाई को वो बना लिया है, क्या कहत हैं, हाँ होस्टेज। यार कमाल, मैं बाहर निकलूं हूं तो कहत है कि किसी को बताया तो मेरी लुगाई की हत्या कर देगा, और उससे पहले वो उसके साथ क्या करेगा। राम राम। दुर्योधन ने पूछा, आज तुमने कैसे हिम्मत की? मैंने कहा, मैं सौदा लेने को आया था जी। राधा देवी से मुलाकात हो गई। ये तो वाकई देवी सम्मान है। मेरी समस्या सुनकर बोली कि हिम्मत करो, दुर्योधन महाराज मेरी लुगाई को कुछ नहीं होवन देंगे और उस राक्षस को भी पकड़ लेवेंगे। उसे बहुत मार लगाइयो साहब। दुर्योधन बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ऐसी मार लगाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगा। मगर तुमने शहर से इतनी दूर कॉटेज क्यों लिया, वो भी ना की झील के परे? मैंने शर्माने की अदाकारी करते हुए कहा,
हमारा नया नया ब्याह हुआ है जी। हम सोचा कि चंद रोज आराम से रहेंगे, कोई सताएगा नहीं, मगर दुर्योधन ने मेरी बात पूरी करते हुए कहा, मगर वो राक्षस बीच में कूद पड़ा। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ये मंसूबा राधा ही ने बनाया था और अब तक बड़ा कामयाब रहा था। इस मंसूबे के मुताबिक राधा ने दुर्योधन से ये कहा होगा कि अलका के कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो खौफ की वजह से रूपोश हो गई थी और इस दौरान वो मुझे भी तलाश करती रही। आज मेरा सुराग मिला तो सीधी उसके पास पहुंच गई। उसने दुर्योधन को पहले से तयशुदा ये कहानी सुनाई थी कि मैंने तफरीह के लिए आए हुए एक जोड़े को यरगमाल बना रखा था। दुर्योधन ने राधा की कहानी पर यकीन कर लिया था और फौरन ही उसके साथ चल पड़ा। उसने सिर्फ एक आदमी साथ लिया था और ये उसकी एक और हिमाकत थी। कार तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। उसे रास्ते में सिर्फ एक जगह रोका गया, मगर दुर्योधन की शक्ल देखते ही रास्ता छोड़ दिया गया। अब गाड़ी शहर की हुदूद से निकलकर झील की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। राधा, दुर्योधन, कैंप की तबाही, अलका के कत्ल और मंदिर की आतिशज़दगी के बारे में बातें कर रहे थे। दुर्योधन कह रहा था, उस रोज वो हरामी एक साधु के भेष में मेरे पास आया था। उसने मेरे सामने गोरख सिंह के कत्ल का मंसूबा रखा था और मैंने उससे ताउन का वादा कर लिया था। अगर मुझे मालूम होता कि वो कैंप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं उसे वहीं पर शूट कर देता। राधा बोली, एक बात समझ में नहीं आई कि उसने यहाँ अपने इतने सारे हिमायती कैसे पैदा कर लिए। वो तकरीबन 2 महीनों तक पंडित भेरू के पास रहा और किसी को शुबा तक नहीं हो सका। दुर्योधन ने कहा, ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं और ये बहुत ज्यादा चालाक और होशियार है। तबाही फैलाता चला जा रहा है और कोई अब तक उसका बाल भी बीका नहीं कर सका। लगता है नागराज के आदमी इस मर्तबा पाकिस्तान से किसी राक्षस को ही उठा लाए हैं। राधा ने कहा, वो वाकई राक्षस है। फिर बात बदलते हुए बोली, आज मुझे क्लब में संपत नजर नहीं आया। दुर्योधन बोला, वो कल रात से गायब है। पहले मुझे शुबा था कि कहीं वो भी उसके हत्थे न चढ़ गया हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ गायब है। राधा बोली, हो सकता है नागराज के आदमियों ने उसे खत्म कर दिया हो। दुर्योधन दांत कचकचा कर रह गया। बोला, नागराज, उसकी जड़ें तो कुछ और मजबूत हो गई हैं। कार अब नाकी झील के करीब पहुंच रही थी। झील के करीब वाक़े रेस्तरानों और होटलों की बत्तियां जगमगा रही थी। दुर्योधन ने पूछा, यहाँ से किस तरफ जाना है? मैंने कहा, उन बत्तियों से आगे राम मंदिर की तरफ एक रास्ता जाता है। उधर ही एक मकान है झील किनारे। जरा होशियार रहियो साहब, वो राक्षस बहुत चालाक है। दुर्योधन ने जवाब देना जरूरी न समझा। कार झील किनारे उन रोशनियों से पहलू कतराते हुए गुजर गई। जरा ही आगे जाकर मैंने सीट पर पहलू बदलते हुए जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सीट की पुश्त से टेक लगाकर कदरे ऊंची आवाज में बड़बड़ाने लगा, ओम नमः हरि ओम हरि ओम। दुर्योधन अपनी सीट पर उछल पड़ा। स्टीयरिंग उसके हाथ से छूट गया। कार लहराने लगी, लेकिन उसने फौरन ही स्टीयरिंग पर काबू पा लिया। मुड़कर मेरी तरफ देखा और मेरे साथ बैठे हुए गार्ड को मुखातिब करके चीखा, नटवर सिंह, गोली मार दो इसे, ये वही राक्षस है। लेकिन मैंने नटवर सिंह को गोली मारने को तो क्या, संभलने का भी मौका न दिया। वो मेरी दाईं तरफ बैठा हुआ था। मैंने पिस्तौल उसके पहलू पर लगा रखी थी। मैंने ट्रिगर दबा दिया। भद की हल्की सी आवाज और नटवर सिंह की खौफनाक चीख। गोली उसके दिल में उतर गई। मैंने बड़ी फुर्ती से दरवाजा खोलकर उसे नीचे धकेल दिया। दुर्योधन ने कार रोक ली और उसने भी दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। राधा भी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आई थी। मैंने भी नीचे उतरने में ज्यादा देर न लगाई। दुर्योधन झील की तरफ दौड़ रहा था। मैंने पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया तो राधा चीखी, गोली मत चलाना, इन रोशनियों से हमारा फासला ज्यादा नहीं है। वहां पुलिस वाले भी होंगे और फायर की आवाज सुन ली जाएगी। मैंने दुर्योधन के पीछे दौड़ लगा दी। झील वहां से तकरीबन 200 गज दूर थी, लेकिन मैंने दुर्योधन को 50 गज से आगे नहीं जाने दिया। झाड़ियों से अटे पथरीले रास्ते पर दौड़ना भी मुश्किल हो रहा था। 50 गज आगे जाकर दुर्योधन दाईं तरफ मुड़ गया। उसका रुख रोशनियों की तरफ था। दौड़ने के साथ साथ वो मदद के लिए चीख भी रहा था, लेकिन फिर मैंने न तो उसे चीखने का मौका दिया और न ही भागने का। मैंने दूर ही से उस पर छलांग लगाई और उसे लेता हुआ झाड़ियों में गिर गया।